पढ़ के देख लिए जो भेजे थे? तो आज से अब हम एक ही कंसेप्ट पे करेंगे, एक तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। और सिर्फ केस करने यहाँ तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब जीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस नहीं करेंगे जहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल है। मतलब जो इसको डिवाइड करेंगे, जैसे आज यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक दिन सिर्फ रिलेटिव कंसेप्ट्स कि अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं, एक दिन कैलकुलस मैथड, एक दिन ग्राफिकल मैथड, एक दिन ग्राफ के क्वेश्चन, एक दिन कैलकुलस मैथड के। तो कल कैलकुलस मैथड के करेंगे। कैलकुलस मैथड यूज कब करते हैं? जब यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया, एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल ली, दो बार करके एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन टाइम दिया है तो उल्टा इंटीग्रेट करके वेलोसिटी और फिर इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट। तो वो सब कल करेंगे। आज अभी सिर्फ एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन करते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि थोड़ा सा पहली बारी में समझ नहीं आया, उसको मार्क कर लेना। रिवीजन में वही क्वेश्चन करना। कुछ होंगे जो आपको पहली बारी में समझ आ गए तो उसको मार्क ना करना, और आंसर इन शीट्स के ऊपर ना मार्क करना, बिकॉज ये दोबारा दोबारा करनी होती है 12 तक। तो इनके ऊपर आंसर मार्क ना करना कोई भी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये शुरू के तो इसके 7 क्वेश्चन तो है जो जेई में आए हैं पिछले 2-3 साल में। सिर्फ 25 के नहीं दिए क्योंकि वो टेस्ट में दूंगा मैं। हाँ मतलब वो भी तो होना चाहिए ना कि अगर सारे कर लिए तो इस साल के क्वेश्चन आपसे होते हैं या नहीं होते। A particle is moving with constant speed in a circular path. When the particle turns by 90 degree, the ratio of instantaneous to average velocity is given pi upon x root 2. The value of x is, ये अपनी रख के पीछे पास कर देना। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है इंस्टेंटेनियस और कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो हमें इस फॉर्म में गिवन है हमने लिया व्हेन द बॉडी टर्न्स थ्रू 90 डिग्री। 90 डिग्री टर्न का मतलब है कि इनिशियली अगर बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही थी, नाइन्टी डिग्री टर्न करके इधर जाएगी, बिकॉज हमें दिया इट्स मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी है। अगर मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है एज बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट इस केस में कौन सी होगी? अगर रेडियस आ रहा है तो रूट 2r। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट इज रूट 2r अपॉन टाइम टेकन। इस पॉइंट से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस। 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस मीन्स पाई आर बाय 2। डिस्टेंस ट्रैवल किया पाई आर बाय 2, स्पीड है v। तो टाइम टेकन इज पाई आर बाय 2v। हमने रेशियो कौन सी निकालनी थी? कौन सी बोली है उन्होंने? कौन सी रेशियो दी है? इंस्टेंटेनियस टू एवरेज या एवरेज टू इंस्टेंटेनियस? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर तो कैंसिल हो गया, रूट 2v अपॉन 2√2v अपॉन पाई। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? किसके पास नहीं है असाइनमेंट? कितने लोगों के पास? पीछे दे देना। हमें दिया रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस टू एवरेज वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज
की वैल्यू दी है पाई अपॉन एक्स रूट 2, यहां से वैल्यू क्या आ रही है इस इक्वेशन से, v अपॉन वी एवरेज की वैल्यू यहां से आ रही है v अपॉन वी एवरेजेस पाई अपॉन 2 रूट 2, हमें दिया पाई अपॉन एक्स रूट 2, तो x बताना था कितना, x विल बी, हमारे पास ये आई, उन्होंने कहा एवरेज ये है, तो मतलब x की वैल्यू 2 है, कंपेयर करेंगे तो समझ में आया कैसे किया। हाँ जी, हमें दिया है कि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, तो 90 डिग्री टर्न की, 90 डिग्री टर्न की, तो स्पीड और एवरेज स्पीड की रेशियो बतानी है एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अगर 90 डिग्री टर्न की मतलब ये 90 का एंगल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी √2r, तो टाइम टेकन कितना, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां से इधर तक आने में टाइम कितना लगा, ये कितना डिस्टेंस कवर किया था, πr/2, और स्पीड v, तो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Second question is, a vehicle travels 4 km with a speed of 3 km per hour, another 4 with a speed of 5 km per hour, average speed. हमें ऐसे दिया है, पहले 4 किलोमीटर के लिए स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट के लिए 5, एवरेज स्पीड। अगर मैं 4 को मान लूं, लेट इट बी s, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 2s, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पहले s किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस s है, स्पीड 3 है, तो टाइम कितना, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वी सेड 2s अपॉन s/3, और अगले केस में s/5, so this comes out to be 3.75। वही है, वही फॉर्मूला, सिर्फ मैंने ड्राइव किया, अदरवाइज आप याद भी रख सकते हो कि अगर इक्वल डिस्टेंस है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर दिया होता पहले आधा टाइम v1 अगले आधा टाइम v2, तो फिर v1 प्लस v2/2। थर्ड, a bullet is fired into a fixed target and loses 1/3 of its velocity after traveling 4 centimeter. It penetrates further d into 10⁻³ meter before coming to rest. The value of d is, हमें ऐसे दिया, हमारे पास मान लो ये एक टारगेट है, a bullet is fired into it, say with velocity u. After traveling 4 centimeter, it loses 1/3 of its velocity. Loses 1/3 मतलब कितनी वेलोसिटी रहेगी, 2u/3। तो हमें ये पता है 4 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 2u/3। फिर हमें पूछा है
It penetrates further d into 10 raised to power minus 3 before coming to rest. यहां पे आके वेलोसिटी हो गई 0. d बताना है कितना. अगर हमें दिया लूजेस 1/3, आपके पास 3 रुपए थे, 1/3 लूज कर दिए, कितने बचे? 2 ही बचे ना. तो 1/3 लूज किए हैं, तो u माइनस u बाई 3 कैसे करेंगे? पूरा सिलेबस सोच लो, मतलब काइनेमैटिक्स पे सिर्फ ध्यान ना देना, पूरा सिलेबस. सबसे आसान मेथड क्या हो सकता है? एनर्जी मेथड. अगर मैं कह रहा हूं इनिशियल एनर्जी हाफ mu² है, अगर वेलोसिटी 2/3u होगी तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया? कितने टाइम्स? 4/9 टाइम्स. मतलब यहां पे अगर एनर्जी E है तो यहां पे 4E/9, यहां पे 0. ये डिस्टेंस 4 है, ये कितना होगा? ये सबको समझ आया? 4E/9 कैसे आई? क्लियर है सबको? कैसे करोगे फिर? अच्छा, अगर मैं पूछूं ये चेंज इन एनर्जी कितना है इस रीजन में? चेंज इन एनर्जी इधर चेंज इन एनर्जी कितना है? फोर ई बाई 9. तो कैसे करें अब? फाइव E/9 के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? चेंज इन एनर्जी इज वर्क डन, एंड वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू x. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले इस रीजन में ये डिस्टेंस अगर x1 है या x2 है, आई कैन से 5E/9 अपॉन 4E/9 इज इक्वल टू x2/x1. यही आएगा. समझ आया क्या नहीं आया? कौन सा कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं? W is equals to Fx and W is also equals to change in kinetic energy. तो change in kinetic energy is directly proportional to x. तो यहाँ पे change in energy कितना है? 5E/9 या 4E/9? तो 5/4 is equals to x1/x2. x2 कितना आया? 4/5 x1. तो वहां से d की वैल्यू आ जाएगी, x1 दिया है 4. इसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा. इसके ग्रेस मिले थे जब ये आया था, बिकॉज इसका आंसर तब आता है 5 अगर उन्होंने दिया होता लूजेस 1/3 की जगह वेलोसिटी बिकम्स 1/3, तो फिर आंसर आ जाना था. तो क्वेश्चन में उन्होंने दिया था लूजेस 1/3. फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले मेरे को एक फॉर्मूला बता दो. अगर ये पेन है, इसको मैंने ड्रॉप किया हाइट एज से, जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? हाइट एज से ड्रॉप किया, क्या फॉर्मूला था? u0 तो v² इज इक्वल्स टू 2as. a कितना है? g. s की जगह तो वेलोसिटी इज √2gh. सिमिलरली अगर मैं बोलूं नीचे से मैंने बॉडी को ऊपर फेंका विद वेलोसिटी v, तो कितनी हाइट तक बॉडी जाती है? v²/2g. फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को ऐसे दिया है, एक बॉडी को ड्रॉप किया हाइट ऑफ 9.8 मीटर एंड इट रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 5 मीटर. ग्राउंड को हिट करके 5 मीटर ऊपर गई. टाइम ऑफ कोलिजन दिया 0.2. एक्सेलरेशन बतानी है.
अब इसको लो h1, इसको लो h2, तो ये किस वेलोसिटी से आके हिट करेगी? कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितनी होगी? √2gh1। अगर ये h2 हाइट तक जाती है तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी होगी √2gh2। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं हम? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम हमें दिया है, चेंज इन वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी h1 h2 पता है तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। करो सॉल्व एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बिकॉज ये मैंने ड्राइव किया फॉर्मूला, मतलब दिस इज बॉडी विच इज ड्रॉप्ड। ऐसे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। क्या एनर्जी तो कंजर्व ही नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। बिकॉज अगर एनर्जी कंजर्व होती फिर तो 9.8 से ड्रॉप करते, 9.8 ही ऊपर जाती। कोलिजन में एनर्जी लॉस हो रहा है इसीलिए वो कम हाइट तक जा रही है। चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? थोड़ी अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। जैसे मैं इसको इसको जब सॉल्व करूं, फोर्टीन मीटर पर सेकेंड, टेन मीटर पर सेकेंड। टेन ले लिया बिकॉज कैलकुलेशन आसान होगी उससे। 196 का √14, 100 का √10। चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई? चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अच्छा, ये कौन सी डायरेक्शन है नीचे वाली? +j -j, नीचे जा रही है बॉडी तो कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितनी है? -14j या +14j? -14j। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10j। चेंज इन वेलोसिटी v2 - v1, 10j -14j, तो 24j नहीं आई। वेक्टर्स याद है थोड़े बहुत तो? बिकॉज मैं इसको v1 को लिखूंगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो v1 इज इन v2 इन वेक्टर फॉर्म इज 10j। change in velocity, acceleration is so 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ क्या डिफरेंस है? आपने स्केलर्स की तरह नहीं यूज करना, जब एक्सेलरेशन निकालनी है तो डायरेक्शंस भी देखनी है।
9.8 से बल्कि आपका ज़्यादा कम्प्लेक्स बनेगा आंसर, अप्रॉक्सीमेटली आएगा तो फिर भी 120 के आसपास ही आंसर. Next. A body is falling under gravity, covers 2 points A and B, separated by 80 meters in 2 seconds. Distance of upper point A from the starting point. हमें ऐसे दिया है, 2 पॉइंट्स हैं A and B. Separated by a distance of और A से भी जाने में टाइम लगा है 2 सेकेंड. हमने ये डिस्टेंस बताना है कितना. बॉडी को कहां से ड्रॉप किया था, बिकॉज क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या लिखा है. उन्होंने लिखा है द डिस्टेंस ऑफ अपर पॉइंट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. अपर पॉइंट ए का स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस. काइनेमैटिकल इक्वेशंस हमेशा 3 वेरिएबल्स दिए होते हैं, 2 निकालने होते हैं. 5 वेरिएबल होते हैं, u, v, s, a और t. मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम. अगर मैं a से b का रीजन लूं तो हमें कौन कौन सी 3 वैल्यूज पता है. टाइम पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एंड इट्स फॉलिंग अंडर ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन भी पता है, उसको 10 ले लेते हैं. इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं वहां से कि ए पे वेलोसिटी कितनी होगी. कि अगर मैं यहां पे वेलोसिटी निकाल लूं, एस इज इक्वल्स टू ए बी रीजन के लिए सिर्फ एस कितना है 80. वेलोसिटी 8 हमें नहीं पता, टाइम पता है 2, एक्सेलरेशन इज 10. तो you get 80 is equals to 2UA plus यहां पे वेलोसिटी आ गई. यहां तक देखो, समझ आया कैसे किया. मैंने सिर्फ ए बी रीजन को सॉल्व किया. आगे जाके इन क्वेश्चंस को हम ग्राफ से करना भी सीखेंगे कि ग्राफ से अगर करने हो तो, बट अभी हम काइनेमैटिकल इक्वेशन से करते हैं. अब ओ से ए का रीजन लो. ओ से ए कौन कौन सी वैल्यू पता है. ओ से ए हमें एक्सेलरेशन पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है. तो डिस्टेंस निकालना है. यहां पे वेलोसिटी 0 है, ड्रॉप किया बॉडी को. फाइनल वेलोसिटी 30 है, एक्सेलरेशन 10. तो एस निकालना है, v² माइनस u² बाय 2a. SOA अगर मेरे को निकालना है तो वी कैन से v² माइनस u² अपॉन 2a. फाइनल वेलोसिटी फॉर रीजन इज 30, इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 10. तो यही डिस्टेंस बताना था कि OA कितना डिस्टेंस है. इट इज 45 मीटर. स्कूल में भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो 3 मार्क्स में आ जाते हैं. सिर्फ ऑप्शन नहीं होगी, सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन वैसे आएगा. Sixth, a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 19.6 meter per second from top of a tower. Ball strikes the ground after 6 seconds.
height from the ground up to which ball can rise is k by 5. The value of k is. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? ये मेरे पास कोई टॉवर है ऑफ हाइट h. पहले तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उससे डायग्राम बना लो तो आपको समझ में आएंगी चीजें. हमने इसके टॉप से एक बॉडी को थ्रो किया. विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड. ये बॉडी ऊपर गई. और इसको ग्राउंड पे पहुंचने में 6 सेकेंड्स लगे. हमें कहा ग्राउंड से उसकी जो मैक्सिमम हाइट है दिस इज k by 5. के बताना है कितना. क्वेश्चन समझ आया? पहले जो पहले हमें इंफॉर्मेशन दी है इसको हम बाद में डील करेंगे. कितना ऊपर गई? सिर्फ ए से बी तक मैंने बिल्डिंग के ऊपर से फेंका बॉडी को एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकेंड्स. कौन कौन सी वैल्यूज पता है? इनिशियल वेलोसिटी 19.6 टाइम 6 और एक्सेलरेशन -9.8. डिस्प्लेसमेंट -h. डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट -h बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो मेरे पास इक्वेशन है ये s इज इक्वल्स टू तो -h. एक मिनट. यहां से h की वैल्यू आ जाएगी. u पता है 19.6, टाइम पता है 6, एक्सेलरेशन -9.8. यहां से h आ जाएगा. h निकालो क्या आया. आप अरे रुक जाना. आप खिड़की से बाहर छलांग मारो किसी भी एंगल पे. एक बार ये आपने छलांग मार दी तो आप नीचे क्यों जा रहे हो? तो ग्रेविटी 9.8 ही होती है ना. उसके बाद आप थोड़ी कुछ कर रहे हो. आपने तो एक बार वेलोसिटी देके छोड़ दिया. उसके बाद तो फ्री फॉल है. इट्स मूविंग अंडर ग्रेविटी. तो भी 9.8. एक्सेलरेशन थोड़ी बदलती है. वो तो हमेशा 9.8 ही रहेगी. डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स ही रहेगी. कितनी वैल्यू है एच की? 58.8. ठीक है, ये आ गई 58.8 मीटर. ये निकाल ली हमने वैल्यू. अब किसी बॉडी को अगर वेलोसिटी u से थ्रो करे कितनी ऊपर जाती है? ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर बाय 2g. इसको अगर मैं लिखूं h max इज मतलब 19.6 का स्क्वायर अपॉन 19.6. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहां से लेके यहां तक? 58.8 प्लस 19.6. और ये किसके इक्वल दिया है? के बताना था कितना है. सो 392 मीटर आएगा आंसर. बहुत टफ नहीं है ये क्वेश्चंस. मतलब अगर आप देख लो थोड़ा. बॉल ऑफ मास 0.5 kg is dropped from a height of 10 meter. The height at which magnitude of velocity is equal to magnitude of acceleration due to gravity.
मास की तो जरूरत ही नहीं है। हमने एक बॉडी को 10 मीटर से ड्रॉप किया है, हमने बताना है कितनी हाइट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो एक्सेलरेशन इज 10, तो वेलोसिटी 10 कब होगी, कितने टाइम के बाद या कितने डिस्टेंस के बाद। एक बॉडी को उन्होंने कहा 10 मीटर से ड्रॉप किया, ठीक है, ये 10 मीटर था, यहां से ड्रॉप किया, से यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये डिस्टेंस कितना होगा, s इज इक्वल्स टू एस बी, फाइनल वेलोसिटी कितनी चाहिए 10, मतलब ये 5 मीटर है, तो ग्राउंड से भी हाइट 5 ही आई, बिकॉज 10 माइनस 5, तो हमने बताना था हाइट कितनी, हाइट पे देयर इज 5 मीटर ओनली। ये 5 मीटर की हाइट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। टाइम निकाल के भी कर लो फिर भी ये आएगा, पहले टाइम निकालोगे फिर एस निकालोगे, एस तो निकालना ही है ना। अब हमने पहले 2 वाला केस किया था कि आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया v1 से आधा v2 से, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। v1 v2 v3 दिया है, तो सॉल्व कर लो इसको, 18v/11 आएगा, चेक कर लो एक बारी। 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 3 में करोगे तो 3v1 v2 v3। अगर ये नोट्स में नहीं लिखा तो फॉर्मूला लिख लेना, या लिखा हुआ है क्लास में तो किया हुआ है पहले हमने, बट नोट्स में भी नहीं लिखा तो लिख लो, उसमें है ना। So answer would be 18v/11. Next, the speed of a body is doubled when it travels a distance of 10 meter. If initial speed is u, what will be the speed after further covering a distance of 10 meter? जब 10 मीटर में स्पीड डबल हो जाती है तो 20 मीटर में क्या चेंज आएगा। आंसर एस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद 2u है, तो 2s के बाद कितनी है ये बताना है। कैसे करें, a to b अगर एक्सेलरेशन निकालें तो कितनी आई
Final velocities. ये एक्सेलरेशन है हमारे पास. अब सीधा ए से सी कंसिडर कर दो. ए से सी इनिशियल वेलोसिटी इज यू. फाइनल वेलोसिटी हमने निकालनी है. एक्सेलरेशन इज, और डिस्टेंस ट्रैवल कितना है ए से सी तक? 2s. तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू so v square is 7u square. कोई और मेथड भी है? कोई और मेथड इसको करने का? हमने याद एक क्वेश्चन किया था कि अगर एक ट्रेन चल रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, उसका फर्स्ट कंपार्टमेंट अगर क्रॉस करता है किसी पॉइंट को यू से और लास्ट कंपार्टमेंट वी से, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी क्या थी? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय 2. तो इसको ऐसे समझो, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो वी बी स्क्वायर होगा दैट, या वी बी होगा दैट विल बी यही बनेगी इक्वेशन कि मिड पॉइंट की वेलोसिटी यही होती है अगर इनिशियल और फाइनल पता है. अब हमें इसे मिड पॉइंट की बता दी 2u, ए भी पता है, तो सी की निकाल सकते हो कितनी होगी. तो ऐसे भी सोच सकते हो अगर ऐसे करना है तो, कि इनिशियल पॉइंट की पता है, मिड पॉइंट की पता है, फाइनल पॉइंट की निकाल सकते हो. नेक्स्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस. नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब एक व्हीकल चल रहा है, आपने ब्रेक मारी, वो कितनी देर में रुकेगा? एस. व्हीकल चल रहा है, इनिशियल स्पीड यू, रुक गया, फाइनल स्पीड 0. एक्सेलरेशन, ब्रेक लगाएंगे तो -a. स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये बाद भी किसी ने स्टॉपिंग डिस्टेंस ही निकाला. सो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया यू स्क्वायर बाय 2a. इसकी एक और फॉर्म भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो. a कैन बी रिटन एज, इससे क्या पता चला? स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी. आपकी कार में ज्यादा लोग बैठे हैं तो उसे रुकने में ज्यादा टाइम भी लगेगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. जितना ज्यादा मास होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी. अच्छा, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के वे में अगर मैं सोचता, इनिशियली कार चल रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mu स्क्वायर. रुक गई तो फाइनल 0. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर माइनस 0. एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन. वर्क एनर्जी थ्योरम यही थी ना. अगर मैं इसको ऑल्टरनेट मैथड सोचूं, इसे डेल्टा ई के इज इक्वल्स टू वर्क, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क डन इज f into s. तो s कितना आ गया? mu स्क्वायर बाय 2f. सेम ही वैल्यू आएगी यहां से भी, बिकॉज ये स्टॉप एक काफी बारी तो आता है, मैं नीट के एग्जाम में सिर्फ यही दिया होता है, वेलोसिटी इंक्रीजेस 3 टाइम्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम्स, वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाया, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर. तो अगर u को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो u स्क्वायर बिकम्स 9 टाइम्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी 9 टाइम्स.
नॉर्मली यही क्वेश्चन है, सिर्फ एक साल उन्होंने चेंज किया, इसलिए मैंने दूसरा फॉर्मूला लिखा। उन्होंने लिखा कि पहले खाली कार चल रही थी, तो मतलब एक ड्राइवर था, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एस। इफ द पैसेंजर्स आर सिटिंग इन मास बिकम्स 1.5 m, मतलब पैसेंजर्स बैठ गए तो कार का मास 1.5 टाइम्स बढ़ गया, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वो भी 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल एनर्जी कंसेप्ट। कि अगर आप एक्टिवा चला रहे हो तो जितना ज्यादा एक्टिवा और आपका मिला के वहां से रुकने में डिस्टेंस भी उतना ज्यादा लगेगा, बिकॉज फोर्स रिमेन सेम, ब्रेकिंग फोर्स रिमेन सेम, वो चेंज नहीं हो रही। तो एफ सेम है, इट्स प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतना स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज्यादा। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी से भी सोच सकते थे ना, अगर मैं बोलूं वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 9 टाइम्स। अब इस क्वेश्चन में 10th में था स्पीड इंक्रीजेस n टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स n स्क्वायर टाइम्स, स्टॉपिंग डिस्टेंस विल आल्सो बी n स्क्वायर टाइम्स, तो n स्क्वायर s। अगला तो अभी किया, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट, फॉर्मूला ही है। तो next is a body starts with some initial velocity along a straight line. After 3 seconds, it is found to be at a distance of 15 meter from the starting point. And at t is equals to 4 seconds, it is at the starting point. What is the initial velocity assuming uniform acceleration? ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। टेक योर टाइम, जिसने कर दिया मैं अभी बता रहा हूँ, गारंटी है जेई मीन्स क्लियर है अच्छे रैंक के साथ। थोड़ा सा सोच लो, मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग लगना है बस। जल्दबाजी ना करो। ये क्या, मैं कोई कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा हूँ 50-50, ये है वो है, एक आंसर निकालो ढंग से। सिंपल, सबसे पहले ये समझो, बॉडी रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। इनको हम बोलते हैं पल्टी न्यूमेरिकल्स। मतलब बॉडी पलट के वापस उसी जगह पे आई है, आगे जा रही थी, 4 सेकेंड्स के बाद फिर वहीं आ गई, बिकॉज हमें दिया 4 सेकेंड्स के बाद इट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से शुरू हुई थी वहीं वापस आ गई। जैसे मान लो, जैसे मैंने ऊपर फेंका तो 4 सेकेंड्स के बाद वापस वहीं आ गई, मतलब वो पलटी है उसकी डायरेक्शन, ऊपर जा, पहले ऊपर जा रही थी फिर नीचे। हॉरिजॉन्टल भी लूं तो पहले अगर वो इस तरफ जा रही थी, कहीं से घूम के वापस आई है, और वो आने जाने का टोटल टाइम 4 सेकेंड्स है, तो मैं कह सकता हूं 4 सेकेंड्स के बाद डिस्प्लेसमेंट 0 है। बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करे, मान लो ए से शुरू हुई, वो किसी पॉइंट से बी तक गई और फिर वापस आ गई, यहां से शुरू हुई थी t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 4 पे वापस आ गई।
बीच में एक पॉइंट और दिया है, थ्री सेकेंड्स के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट 15 है। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी और बॉडी अपनी डायरेक्शन बदलेगी, अगर टोटल टाइम 4 सेकेंड्स है, सिर्फ जाने का टाइम कितना है बी तक जाने का? 2 सेकेंड्स जाने के, 2 सेकेंड्स आने के। सिर्फ फॉरवर्ड जर्नी का टाइम है 2 सेकेंड्स। अगर यहां पे t इज इक्वल टू 3 पे डिस्प्लेसमेंट 15 है, t इज इक्वल टू 1 पे भी 15 ही होगी। याद है कौन सा कंसेप्ट था? जैसे अगर एक बॉडी को मैंने थ्रो किया ऊपर, तो 2 पॉइंट्स लिए, टी ए प्लस डेल्टा टी और टी ए माइनस डेल्टा टी पे बॉडी सेम पोजीशन पे होती है। तो मतलब ये 2 था, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1 पे पोजीशन सेम होगी हमेशा। अब हमें डेटा क्या क्या गिवन है? हमें दिया 1 सेकेंड में बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है? 15 मीटर। एस इज इक्वल्स टू यही बनी इक्वेशन। ए को नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि वो डायरेक्शन ऑपोजिट है, तभी वापस आएगी। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में होते तो वो सीधा जाती रहती, वो वापस आ रही है, मतलब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब 4 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 4 सेकेंड्स में 0 इन 4 सेकेंड्स। तो इक्वेशन क्या बनी? फोर यू इज इक्वल्स टू 8a। a इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू यहां डाल दो, 15 इज इक्वल्स टू u माइनस a बाई 2। a बाई 2 इज यही आंसर नहीं निकाला था किसी ने, 5 निकाला था। द ड्राइवर ऑफ अ कार traveling at 36 किलोमीटर पर आवर sees a light turn red at intersection। 36 किलोमीटर पर आ रहा है ये। रिएक्शन टाइम इज 0.6। रिएक्शन टाइम क्या होता है? कितने टाइम के बाद उसने ब्रेक लगाई, तो मतलब 0.6 सेकेंड्स के बाद ब्रेक लगाई, तो 0.6 सेकेंड्स तो वो 36 किलोमीटर पर आवर से टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? एक तो पहले 0.6 सेकेंड्स में जो उसने ट्रैवल किया, प्लस फिर ब्रेक लगाने के बाद जो किया। अगर मैं वेलोसिटी को ले दूं 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो, और इस स्पीड से 0.6 सेकेंड्स के लिए चला, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया? 6। रिएक्शन टाइम हमें दिया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज यूटी। और फिर ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाई तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला u square by 2a। u is 10, acceleration is given as 4। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? स्टॉपिंग डिस्टेंस 18.5। 6 मीटर पहले और 12.5 ब्रेक लगाने के बाद, तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 12.5 मीटर। अब ऐसा क्वेश्चन अभी क्या है लॉस इन वेलोसिटी का?
हमें दिया बुलेट लूजेस 25% ऑफ इट्स स्पीड, u/4 स्पीड लूज की इन ट्रैवलिंग 14 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है हाउ मच फर्दर विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग। यहां पे एनर्जी ई, इधर कितनी, इधर चेंज इन एनर्जी, इधर चेंज इन एनर्जी डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा E2 इज इक्वल्स टू x1/x2। x1 ये दिया है हमारे को, तो 7/16 अपॉन 9/16 इज इक्वल्स टू x2 बताना है 18 सेंटीमीटर। समझ में आया ना कैसे किया ये वर्क एनर्जी थ्योरम, कि अगर वेलोसिटी 3u/4 हो जाएगी तो एनर्जी 9/16, तो इन दोनों का डिफरेंस 7/16, इन दोनों का डिफरेंस 9/16। Next, a particle is moving along a straight line with constant acceleration of -4, passes point A on a line with a velocity of 8 meter per second. Find the distance traveled by particle in 5 seconds. क्वेश्चन समझ आया? हमें दिया पॉइंट ए पे वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है -4, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकेंड्स। मतलब इसको t=0 मान लो ना इनिशियल टाइम को, तो 5 सेकेंड्स के बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कितना आंसर आया? डिस्टेंस नेगेटिव में तो मैंने तो डिस्टेंस पूछा है। अगेन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये बॉडी एक जगह पे जाके रुकेगी और वापस आएगी। ये मान लो यहां तक आके रुक गई, यहां आके एक बार ही रुकी और फिर ये वापस आई। कितने टाइम के बाद रुकेगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी 0, तो t इज मतलब ये 2 सेकेंड्स के बाद रुकेगी और फिर वापस 3 सेकेंड वापस आएगी। यही हुआ ना, 2 सेकेंड के बाद रुक गई, टोटल 5 सेकेंड का डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस कितना होगा ए से बी तक? ए से बी तक डिस्टेंस, ए से बी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -4, एट मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर ये वापस आई बी से सी तक। बी से सी तक हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता है? जब स्टार्ट की थी तो वेलोसिटी यहां पे 0, एक्सेलरेशन
बॉडी इधर आ रही है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है. टाइम बिकॉज टोटल 5 सेकेंड्स का बताना है, तो 2 सेकेंड के बाद वो रुकी, 3 सेकेंड फिर ट्रैवल की, टी इज 3. एस कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 26 मीटर. पहले 8 मीटर आगे गई, फिर 18 मीटर वापस आई. फोर्टीन का 18. अब इसके सिमिलर क्वेश्चन ही है जो असाइनमेंट में भी हैं, और ये करोगे तो ऐसे एट रैंडम मत करना, एक बार टिक के देखना 1 घंटे में कितने हुए, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम जितना मर्जी लगा देना ना. तो पहले 1 आवर में देखना. कोई भी क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यूज का हटके, उसको अपनी ईगो का इशू नहीं बनाना, छोड़ दो, अगले पे जाओ. पहले देखो आप 1 घंटे में कितने अटेम्प्ट कर पाते हो. ये नहीं है कि एक क्वेश्चन कोई 20 मिनट लेके बैठे हो. एटलीस्ट कम से कम सारे क्वेश्चन एक बार ही ट्राई करो 1 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 3 मिनट.